ओके So very good morning to all my dear friends. Good morning all my virtual students also. कल हमने कंपनीज का क्लासिफिकेशन इस टॉपिक की शुरुआत की थी एंड इनफैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हमने कंपनीज को 3 हिस्सों में डिवाइड भी किया था. क्या आप लोग बता सकते हो व्हाट आर द 3 टाइप्स? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय एंड अनलिमिटेड कंपनी. अच्छा, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आप लोग बता सकते हो मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? अनपेड शेयर कैपिटल. अच्छा, ये अनपेड शेयर कैपिटल जब कभी भी कंपनी चाहे क्या कॉल कर सकती है? जब कभी भी, मतलब कैन इट बी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इट कैन इट ऑल्सो बी ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. एक बार ये कंपनी ने पैसा बुला लिया और शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए, तो आप बताओ क्या मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो गई? एक्सटिंग्विश हो जाना मतलब क्या? खत्म हो जाना. अब 1 रुपया भी कंपनी अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकती. बट अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है? द गारंटीड अमाउंट. क्या होता है बोलो तो? और गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? वेरी गुड, ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. अब एक तीसरा क्लासिफिकेशन है जो हमारा पेंडिंग है एंड दैट इज अनलिमिटेड कंपनी. पहले मैं उसको समझा देती हूं और तीनों भी कॉन्सेप्ट्स हम एक साथ रीड कर लेते क्योंकि कल हमारा रीडिंग नहीं हुआ था, है ना. कल हमने राइटिंग पार्ट कंप्लीट कर दिया था बट रीडिंग पार्ट वाज नॉट डन. वो जानबूझ कैसे किया था क्योंकि कभी रीडिंग से रिवीजन होता है, कभी राइटिंग से रिवीजन होता है, कभी ओरली, जैसे ये 5 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया. तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच वी आर रिवाइजिंग द सेम टॉपिक. उससे होता क्या है? इट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग द टॉपिक एंड रिकलेक्टिंग द टॉपिक. लॉ का पेपर आप लोगों को पता है गोला गोला वाला है या डिस्क्रिप्टिव है? तो सिर्फ समझ के बातें नहीं चलेगी, आपको एक्चुअली चीजों को याद करके प्रेजेंट करना है, तभी तो मार्क्स बनेंगे ना. तो सिर्फ समझना इस वन का होमवर्क भी चालू हो जाएगा. जो भी लोग होमवर्क नहीं करेंगे देन दे विल बी पनिश्ड. आपने नहीं लिखा बेटा? ठीक है, आज कुछ नहीं बोल रही हूं मैं. हेमंत हुआ क्या? तो कब बोलेगा तू? कुछ बच्चे जो स्पैम कर रहे, एक बार चेक कर लेना चैट बॉक्स. मेरा तो और बोल भी रहा है मेरा तो फाउंडेशन कब का क्लियर हो चुका है, मैं इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का स्टूडेंट हूं. चेक माइक चेक. ओके, स्ट्रीम कट हुआ था क्योंकि पीसी बंद हो गया था बट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था जब पीसी बंद हुआ था. ओके, सो यू ऑल हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. आई जस्ट रिपीट द सेंटेंस अगेन. लास्ट सेंटेंस जो कहा था. शुरू है ना अभी? ओके, ठीक है. हाँ, सो हम ये कह रहे थे कि तीसरा हिस्सा जो है हमारा पेंडिंग है एंड दैट इज कंपनी विच इज एन अनलिमिटेड कंपनी. नाम ही जैसे सजेस्ट करता है, अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. सो देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. बट नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग. ये जो लायबिलिटी है ना, जो अराइज होती है अनलिमिटेड कंपनी के केस में, ये एक ही केस में अराइज होती है एंड दैट इज व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप. लाइफ टाइम में ऐसी कंपनीज अपने मेंबर से 1 रुपया भी डिमांड नहीं कर सकती है. ये कौन सी कंपनी है? अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड मतलब देयर इज नो लिमिट
on the liability that may arise if the company goes into winding up. There is no limit on the liability that may arise when the company goes into winding up. तो पहली बात तो इस सेंटेंस से ये चीज क्लियर है कि ऐसे मेंबर्स की लाइबिलिटी से वाइंडिंग अप के वक्त अराइज होती है. और वाइंडिंग अप के वक्त भी क्यों अराइज होगी? अगर एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है तो ही लाइबिलिटी अराइज होगी. इसलिए मैंने सेंटेंस में कहा था द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स मे अराइज. मे अराइज, मे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो तो हम आज नहीं बोल सकते जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है. देखो, हाउ इज दिस कैटेगरी डिफरेंट फ्रॉम येस्टरडे की दो कैटेगरीज. कल जो हमने आपको दो कैटेगरीज पढ़ाई थी, उसमें जब कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट किया था ना, इनकॉर्पोरेट मतलब व्हेन यू फॉर्म्ड अ कंपनी, तभी आप बोल सकते थे कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. जैसे कि सपोज मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है. आज जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, आज आप बोल सकते हो स्वप्निल सर, अंकिता मैम, आप लोगों की लाइबिलिटी 10 रुपए तक सीमित है. उससे 1 रुपया भी ज्यादा कंपनी आपसे नहीं बुला सकती. मतलब डू वी नो द लिमिट अप टू विच आर लाइबिलिटी कैन अराइज? अरे बोलो ना. वैसे ही अगर गारंटी कंपनी है, गारंटी कंपनी के भी मेमोरेंडम में लिखा होता है 50 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, जो भी है. बट क्या लाइबिलिटी का एक अमाउंट हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है? तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसी समय पे हम जानते हैं, सपोज मेरे मेमोरेंडम में 50 रुपए लिखा है कि आप अगर इस कंपनी के मेंबर हो, आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम. क्या मेरी लाइबिलिटी 50 रुपए पे लिमिटेड है? पहले वाले केस में क्या मेरी लाइबिलिटी 10 रुपए पे लिमिटेड है? बट नाउ ये कैटेगरी जो आज हम पढ़ रहे हैं, नाम जैसा कह रहा है वैसा ही इस कंपनी का भी नेचर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी को हमने लिमिट ही नहीं किया है आज. लाइबिलिटी वाइंडिंग अप में कितनी भी अराइज हो सकती है, वो आज हम नहीं कह सकते. 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, आज हम नहीं कह सकते. क्योंकि आज हम थोड़ी ना कह सकते कि कंपनी कब वाइंड अप होगी, और कंपनी कब वाइंड अप होगी उस समय पे कंपनी की एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है. क्या आज हम वो बात कह सकते हैं? देखो ना, कुछ भी केस हो सकता है. यहां पे मैंने तो एग्जाम्पल पर्पस के लिए 3 केस लिए. आप 100 केसेस भी कर लो तो वो भी कम है, क्योंकि हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त कंपनी की पोजीशन कैसी रहेगी. देखो, ये 3 एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने लिए हैं रैंडमली टू मेक यू ऑल एक्सप्लेन कि कैसे ये कैटेगरी कल की 2 कैटेगरी से अलग है. देखो, पहले एग्जाम्पल में, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स, ओके. हमारी जो लाइबिलिटी ना, लाइबिलिटी 10 लाख रुपए है वाइंडिंग अप के वक्त, और एसेट्स कितनी है? 5 लाख. तो बताओ एसेट्स कितनी कम पड़ रही है? 5 लाख. एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स, मेरे कंपनी में 10,000 मेंबर्स है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, कितना कंट्रीब्यूशन हर मेंबर को देना पड़ेगा? 50 रुपए. कितना? कैसा आया 50 रुपए? लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स, 5 लाख रुपए. उतना मेरे को कम पड़ रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स. तो कितना आया फर्स्ट एग्जाम्पल में? तो 50 रुपए में हर मेंबर से बुलाओगी एग्जाम्पल नंबर 1 में. अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हो, लाइबिलिटी उतनी है 10 लाख रुपए, बट एसेट्स 1 ही लाख रुपए. मतलब मेरा शॉर्टफॉल कितना है? हाउ मच? 9 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स 10,000. कितना आया? 90 रुपीज पर मेंबर. थर्ड एग्जाम्पल में हम अज्यूम कर रहे, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है बट अज्यूम कर रहे हैं कंपनी की बस लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज है, एसेट्स है ही नहीं. मतलब शॉर्टफॉल कितना है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 मेंबर्स. पर मेंबर से कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे? 100 रुपीज. तो आप अगर देखोगे लाइबिलिटी कितनी भी अराइज हो सकती है, 50, 90, 100, 150, 200, 500, 1000, 5000, कितने भी एक्सटेंड तक क्या लाइबिलिटीज जा सकती है.
अरे बोलो ना। यहां पे तो मैंने लाइबिलिटी 10 लाख लिखा, हो सकता है 10 करोड़ भी है। कंपनी के लिए करोड़ इज नॉट अ बिग नंबर, समझो आप बात को। अरे हो कि नहीं? तो अब ऐसे केस में कोई भी हद तक आपकी लाइबिलिटी जा सकती है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी दैट मे अराइज। और इसीलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। पहले दो एग्जाम्पल में हम कह सकते थे 10 रुपए, आपकी लाइबिलिटी वहां तक लिमिटेड है। गारंटी कंपनी में भी अमाउंट मेमोरेंडम में लिखा है, एग्जाम्पल 50 रुपए लिखा है, तो 50 रुपए से ज्यादा हम आपसे नहीं बुला सकते। बट यहां पे तो आज हम कह ही नहीं सकते हैं कि मेरी एसेट्स कितनी कम होगी लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए, क्योंकि जितना शॉर्टफॉल होगा उतना पैसा आप मेंबर्स से बुलाने वाले हो। 10 भी हो सकता है, 50 भी, 100 भी, 500 भी, 5000 भी, एनी अमाउंट कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। इसलिए ऐसी कंपनी का नाम क्या कह दिया है? अनलिमिटेड कंपनी। क्या कह दिया है? अनलिमिटेड कंपनी, वेर इन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। बट ये बात प्लीज याद रखना, लाइबिलिटी भले ही अनलिमिटेड है, बट दिस लाइबिलिटी अराइजेज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। हाँ, ये बात याद रखना, नहीं तो आप कहोगे मैम लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका ये मतलब है कंपनी को जब पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए आप मेंबर्स से बुला लोगे। ऐसा है क्या कि चलो आज नया ब्रांच सेटअप करा, हे मेंबर्स पैसे दो, 2 साल बाद एक नई फैक्ट्री खोली, हे मेंबर्स पैसा दो, क्या ऐसा होने वाला है? नहीं। लाइबिलिटी इज गोइंग टू अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप इफ assets are falling short to repay the liabilities. ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड कंपनी। क्या प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती है? जी हां, एक कॉस्मेटिक ब्रांड है एमवे, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं। एमवे, देखो ये एमवे कंपनी, इसका विकिपीडिया ओपन करना हो तो ये देखो, एमवे इज अ कंपनी दैट सेल्स हेल्थ, ब्यूटी एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। ओके, ये जो कंपनी है एमवे, दिस कंपनी इज अ कंपनी विच इज एन अनलिमिटेड कंपनी। ये एमवे के सारे प्रोडक्ट्स है, दिख रहा है क्या? आई डोंट नो। ओके, सो इट बेसिकली इज इनटू कॉस्मेटिक्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ये कंपनी का टाइप जो है, इट्स एन अनलिमिटेड कंपनी, इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी। तो अगर आप इस कंपनी के मेंबर हो, आपकी लाइबिलिटी कैसे होगी? अनलिमिटेड। बट आप टेंशन मत लो, जब तक कंपनी चल रही है ना, जब तक कंपनी जिंदा है, आपका 1 रुपया का भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होता। आप सिर्फ मजे ही मजे करोगे, डिविडेंड लोगे, बोनस शेयर्स लोगे, राइट शेयर्स का राइट एक्सरसाइज करोगे, मीटिंग में जाओगे, वोटिंग करोगे, मजे ही करोगे आप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी एक ही केस में अराइज होगी, अगर एमवे वाइंड अप होगा तो। वो भी हम नहीं जानते वो होगा भी या नहीं होगा। कितने कंपनीज तो सालों सालों तक चलते ही आ रहे हैं, हार्डली कुछ कंपनीज वाइंड अप होते हैं। और अगर कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, अगर हमारी एसेट्स कम है तो ही हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी, नहीं तो जो सरप्लस है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाने वाला है। सो कोई हरकत नहीं है ऐसी कंपनी का भी मेंबर होने के लिए। इट्स अ गेम ऑफ चांस, ये रिस्क और रिटर्न का गेम है। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हो, आपको रिटर्न भी अच्छा मिल ही जाएगा। yes or no guys? So such companies, what are they called? Come on guys, unlimited companies. एक बार नोटबुक में लिख लोगे आप, फिर सभी का रीडिंग एक साथ ही कर लेते हैं हम लोग। ओके, सुनना, बच्चे बोल रहे यूट्यूब पे नोट्स की लिंक रिमूव मत करना, ऐसे कुछ तो बच्चे बोल रहे। ये ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, आज के भी डिस्क्रिप्शन में है, आज के लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन में है बेटा, ठीक है।
और 10 दिन तक ये नहीं 10 दिन, ये फ्राइडे तक ही लेक्चर यूट्यूब पे चलेगा ना? नहीं तो मेरे लेक्चर्स तो फ्राइडे तक ही यूट्यूब पे चलेंगे. मंडे से वी विल बी शिफ्टिंग ऑन द एप्लीकेशन. तो आज फिर आप पूजा को भी बोल दो आईडी पासवर्ड देने के लिए जो बच्चे रजिस्टर्ड है. ठीक है, ओके. हाँ, क्या लिख रहे हो आप लोग? अनलिमिटेड कंपनी के नीचे प्लीज लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. The liability of the members is unlimited. और अगला सेंटेंस लिखो उसके नीचे, such liability arises only during the winding up. Such liability arises. Such liability arises only during the winding up. Such liability arises only during the winding up. और वाइंडिंग अप के वक्त भी कब अराइज होगी? अगर एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है. इसलिए जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, प्लीज लिख दीजिए ना, L माइनस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स. व्हाट इज L? लाइबिलिटीज. व्हाट इज A? सो लाइबिलिटीज ज्यादा है ना, इसलिए L माइनस ए किया है मैंने. समझ रहे हो आप? In short, L minus A is the shortfall. हो कि नहीं? L minus A divided by number of members. आप क्लैरिटी के लिए ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. शॉर्टफॉल डिस्क्रिप्शन में मतलब आप क्या चाहते हो? The liabilities of the members is unlimited. Such liability arises only during the winding up if assets are falling short to repay the liabilities. Falling short to repay the liabilities. If assets are falling short to repay the liabilities. यहाँ पे ये आप लिख लो ना, L माइनस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, और ये तीन आप एग्जाम्पल्स लिख लो. तो इससे देखो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, हम कह ही नहीं सकते कि मेंबर की लाइबिलिटी 90 तक लिमिटेड है, 100 तक लिमिटेड है या 50 तक लिमिटेड है. ये आज हम कह सकते हैं क्या जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है? नहीं. इसलिए ये कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी. देखो, कंपनीज एक्ट ने ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहते हो यू कैन इनकॉर्पोरेट एन अनलिमिटेड कंपनी. यह आपके चाहत की बात है. आप अगर नहीं चाहते हो, कैन यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अ गारंटी कंपनी? हमने सारे ऑप्शंस दे दिए. आपको जो करना आप कर सकते हो. क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा आप? बाप रे, बहुत ही पैसा बचा रहा. हेडिंग ही बहुत बड़ा दे दिया बेटा आपने. मैं आपको एक बात बताती हूँ. जो ओके, भाई ये लोग क्या करते हैं भगवान जाने. अमर, इसकी सेटिंग चेंज कर देना है प्रोजेक्टर की. आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है स्क्रीन प्रोजेक्टर.
हाँ बस. मैम एक बार कंपनी पब्लिक हो गई तो क्या वापस प्राइवेट कंपनी हो सकती है साहिल पटेल. सेक्शन नंबर 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनीज. प्राइवेट कंपनी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी. Public company also can get converted into a private company by taking the prior approval of the central government. Okay, that's in CA Inter. वो यहाँ पे नहीं पढ़ाओगी, इंटर में पढ़ाओगे. आ जाओ चलो टेक्स्ट बुक्स पे फिर. Come on guys, let's check it out. हाँ बेटा बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि माइक बंद किया था मैंने. मैं कुछ फेस टू फेस बच्चों से बातें कर रही थी इंपॉर्टेंट. ओके क्या पेज नंबर पे आप 6.9 आ जाइए. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. कम ऑन गाइस. A company can be a company which is limited by shares. So what do you mean by a company limited by shares? देखो, when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association. Limited up to what extent? To the amount unpaid on the shares held by them. Then it is known as a company limited by shares. यहां पे if any इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर shares fully paid up shares है, क्या liability extinguish हो चुकी है. So there is nothing that can be called henceforth. तो ऐसी कंपनीज को कहते हैं as a company limited by shares. गारंटी कंपनी देखते हैं. So a guarantee company is a company wherein the liability of the members is limited by the memorandum. Is limited up to what extent? To such amount as the members have respectively undertaken by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of the company being wound up. तो गारंटी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. दिस गारंटीड अमाउंट इज रिटन इन द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये अमाउंट बुलाया जा सकता है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. इसलिए कल मैंने जब कॉमन फीचर्स लिखवाए थे, कॉमन फीचर्स आपके नोटबुक में, बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, दोनों भी केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. और मैंने कल कहा था कि आप लिख लो, आप आज नहीं समझ पाओगे. ये आज क्या आपको समझ गया है? क्योंकि तीसरी जो कैटेगरी है वहां पे तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. ये दोनों जो कैटेगरीज थी जो हमने आपको कल पढ़ाई थी वहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी. हाँ है ना? सो द कॉमन फीचर मतलब similarities between a guarantee company and a company having share capital is that they both have a legal personality and their liability is limited. हमने और एक पॉइंट ऐड किया था कि दोनों भी केस में पैसा बुलाया जा सकता है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. यस और नो गाइस? और ये भी देखो लिखा ही आगे. यहां पे जरूर दोनों भी केस में लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, बट पहले केस में द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, whereas दूसरे वाले केस में द लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट दैट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और नीचे फिर मैंने डिस्टिंक्शन लिखा है, सिमिलैरिटी डिस्टिंक्शन की समरी क्या हमने ऑलरेडी हमारे बुक्स में लिख दी है? डिस्टिंक्शन. सो यहां पे द टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इन विच द फॉर्मर केस members can be called upon to discharge the liability only after the commencement of winding up and subject to certain conditions, but in the latter case it may be called at any time.
either during the lifetime or during the winding up. Yes or no guys? सिर्फ एक कॉमन फीचर आपकी नोटबुक्स है ना, नोटबुक्स आपने दो कॉमन फीचर्स लिखे थे ना कि पैसा वाइंडिंग अप के वक्त बुलाया जा सकता है और लायबिलिटी लिमिटेड है. आप और एक कॉमन फीचर ऐड कर लो. बोथ आर कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. बोथ आर कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन. किसमें लिख रहे हो? डिफरेंस में कि सिमिलैरिटी में? बोथ आर कंसिडर्ड एज अ. कल जो आपने सिमिलैरिटी लिखी थी बेटा, कल ओके वहां पे लिखो बोथ आर कंसिडर्ड एज लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. इन द आईज ऑफ लॉ both are considered as legal persons in the eyes of law. Both are considered as legal person in the eyes of law. हो गया बेटा? और अनलिमिटेड कंपनी पे आ जाओ. अनलिमिटेड So, unlimited company is a company which does not have any limit on the liability of its members. Unlimited company is a company which does not have any limit on the liability of its members. So the liability of each member extends to the whole debt of the company. Debt मतलब liabilities. Whole debt and liabilities. मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी, जितनी हमारी लाइबिलिटी ज्यादा है या हमारी डेट ज्यादा है, उतना पूरा अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपस में. तो आप देखोगे कितने मेंबर्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, कितनी बची लायबिलिटीज है जो नहीं रीपे कर पा रहे हैं, उतना सारे मेंबर्स को मिलकर कंपनी को देना पड़ेगा और उतनी ही आपकी लायबिलिटी होती है अराइज. यस और नो गाइस? So that's the only thing that is important in case of an unlimited company. क्या हम अगला क्लासिफिकेशन शुरू कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, डिफाइन अ कंपनी. चलो देखते हैं, पहले दिन का याद है क्या आपको? लास्ट वीक का. अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए? फीचर्स ऑफ अ कंपनी. क्लैप्स के लोग तालियां बजाए. सी स्वर, एल स्वर, ए स्वर, पी स्वर एंड एस स्वर. कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है, ऑप्शनल. साथ साथ में आप लोग मुझे बताओगे अगर कॉमन सील नहीं है कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर. अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर अलॉन्ग विद कंपनी सेक. लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड है? मेंबर्स की लाइफ. अब आपको समझ में आ गया कितने हद तक लिमिटेड है. हमने वहां पे फीचर्स में लिखा था कि हमने जगह छोड़ी थी लिमिटेड लाइबिलिटी में. लिखा था ना, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. कितने हद तक लिमिटेड है वो तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी का टाइप क्या है. सही है गलत? अच्छा, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, कंपनी जैसी वैसी की वैसी रहेगी. इस फीचर को क्या कहते हैं? परपेचुअल सक्सेशन. और क्या कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, ये फीचर को क्या कहते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी. इसमें एक आधे केस लॉ का नाम बोल सकते हो क्या? Salomon versus Salomon and Company Limited case. Yes or no guys? अगला क्लासिफिकेशन करते हैं which is one of the most important classification and that is on the basis of members. हाँ, अगर एक अनलिमिटेड कंपनी में एक मेंबर अनसॉल्वेंट हो जाए तो? इंसॉल्वेंट, नॉट अनसॉल्वेंट. तो कुछ नहीं होगा, उसके जो शेयर्स है वो बेचे जाएंगे और किसी और को मिल जाएंगे. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी तो अराइज थोड़ी ना हुई है. तब नहीं, जब लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी. मतलब आप कह रहे हो कंपनी भी वाइंड अप हो रही है, मेंबर भी इंसॉल्वेंट हो रहा है, सारी चीजें एक साथ हो रही है. कुछ नहीं, कंपनी का बैड डेट लॉस होगा. ठीक है,
वैसे तो लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स निकाला जाता है और इसके पहले जो मेंबर था विद इन 1 ईयर हम उससे भी पैसा बुला सकते हैं, तो उसका लिक्विडेशन का अलग लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसमें हम ना जाए तो ही बेटर है। ठीक है, तो चीजें आप सीखोगे। ओके, सुनो ना मेरी बात, ये क्लासिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ओके, तो अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम देखें, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। फिर उसमें हम आगे देखने वाले हैं प्राइवेट कंपनी का और एक बच्चा है एंड दैट इज अ 1 पर्सन कंपनी, बट वो आगे की बात है। पहले हम मेन क्लासिफिकेशन तो देख ले, फिर सब क्लासिफिकेशन की ओर जाएंगे। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। व्हाट आर दीज 2 टाइप्स? कम ऑन टेल मी गाइस। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जब आप डेफिनेशन देखते हो ना, डेफिनेशन वेरी फनी डेफिनेशन, मतलब सच में आप लोगों को लगेगा कि लॉ मेकर्स कितना इजी काम कर रहे हैं, हम भी लॉ मेकर बन सकते हैं। कंपनी मतलब क्या? कंपनी मीन्स ए कंपनी। अब देखो, पब्लिक कंपनी मतलब क्या? पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सच में, ये देखो, ये डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की अंडर द एक्ट, नॉट अ डेफिनेशन मेड बाय मी। पब्लिक कंपनी मीन्स व्हाट? देखो, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितना इजी है ना लॉ मेकर बनना, हम भी बन जाते हैं। बट आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी? क्या बात है, बेस्ट है बेटा, बेस्ट है। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी हमें समझ में आएगी बात, है ना। तो पब्लिक कंपनी को समझने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक है, बराबर ना। सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राइवेट कंपनी। सो लेट्स चेक इट आउट। सो व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कल मैंने आपको बताया था, हर कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में आप लिखते हो कंपनी का नाम और काम, और आर्टिकल्स में क्या लिखते हो? रूल्स एंड रेगुलेशंस। सही या गलत? अब ऐसे केस में कंपनी के आर्टिकल्स में अगर 3 चीजें लिखी है ना, 3 चीजें, तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। आपके कंपनी के आर्टिकल्स में 3 चीजें अगर लिखी है तो आपकी कंपनी कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक है। हाँ, तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जिससे हमें समझ में आता है कि कंपनी प्राइवेट है या कंपनी पब्लिक है? तो ये 3 चीजें, LRP। LRP इज जस्ट अ मेमोरी टेक्निक दैट आई हैव मेड। ओके, कौन सी 3 चीजें होना जरूरी है? LRP। ये 3 चीजें अगर आपके आर्टिकल्स में लिखी है, आपकी कंपनी कैसी है? प्राइवेट है। और अगर नहीं लिखी है तो आपकी कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी। तो क्या है ये L, क्या है ये R और क्या है ये P? लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला L कहता है दैट देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ members. There is a limitation on the number of members and this limitation is up to 200. मतलब कोई भी हालत में प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स यानी कि ओनर्स नहीं हो सकते। कोई भी प्राइवेट कंपनी में कितने से ज्यादा? 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। मिनिमम कितने?
मिनिमम बेटा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है देर इज अ लिमिटेशन, देर इज अ लिमिट on the number of members, and these number of members can be only up to 200, only up to 200. In short, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होना जरूरी है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स का होना जरूरी है। दिस इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम लिमिट। बट ये जो 200 की गिनती आप गिनते हो, ये 200 की गिनती जब आप गिनते हो, द जॉइंट होल्डर्स are considered as one. What do you mean by joint holders? आप में से कोई कहना चाहेगा? Joint holders, हाँ, 2 जनों ने मिलकर वो शेयर्स खरीदे हैं, so they are joint holders. जैसे कि यूजुअली आप देखो ना, अपने जो घर होते हैं, घर मम्मी पापा के जॉइंट नाम में होते हैं, या बैंक अकाउंट, यस, जॉइंट नाम में होते हैं। वैसे जैसे घर है, बैंक अकाउंट है, वैसे शेयर्स है। शेयर्स कैन ऑल्सो बी हेल्ड इन जॉइंट नेम्स, शेयर्स कैन ऑल्सो बी हेल्ड इन जॉइंट नेम्स। बट जब आप इन मेंबर्स की गिनती गिनते हो, यू डोंट कंसिडर देम एज 2, यू विल कंसिडर देम एज 1। वैसे 3 जॉइंट होल्डर्स भी हो सकते हैं, सुन रहे हो क्या आप? तो तब भी हम उनको 3 नहीं गिनेंगे, हम उनको कितना गिनेंगे? 1 ही गिनेंगे। तो बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम 200। बट 200 की गिनती गिनते वक्त क्या जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1? कंपनीज एक्ट में बताया गया है 3 से ज्यादा जॉइंट होल्डर्स नहीं हो सकते। कितने से ज्यादा? सो यू कैन नॉट हैव 5 जॉइंट होल्डर्स, 10 जॉइंट होल्डर्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर्स? बट गिनते वक्त हम उनको 3 या 2 नहीं गिनेंगे, हम उनको गिनते वक्त 1 ही गिनेंगे, ठीक है? अरे बोलो ना, इवेंचुअली शेयर तो वो 1 ही है ना, वो प्रॉपर्टी तो 1 ही है, इसलिए हमने गिनते वक्त भी उनको अलग अलग नहीं माना है, उनको 1 ही माना है। ओके, अलॉन्ग विद दैट 200 की गिनती गिनते वक्त और 2 लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं हम। कौन से ये 2 लोग हैं? एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। किनको किनको एक्सक्लूड कर रहे हैं? एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। हु आर एम्प्लॉय मेंबर्स? एक तो वो एम्प्लॉयज है, एंड एज एम्प्लॉयज वी हैव गिवन देम द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कुछ आप लोगों ने ईसॉप के बारे में सुना है क्या? ईसॉप, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, एसपी में पढ़ा है आपने? कुछ बता सकते हो आप लोग? वर्चुअल किड्स, आप लोग भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। हाँ बेटा, आप बता सकते हो कुछ ईसॉप के बारे में? नहीं? यस, एम्प्लॉयज को यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए आप उनको शेयर्स देते हो। देखो, आपने अगर एम्प्लॉय को शेयर्स दिया है, मतलब क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बन गए, तो अपनेपन का फीलिंग आता है उनको। ऐसा नहीं लगता है हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है हम हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो चांसेस कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए इज लिटिल लेस, और प्लस प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो, किसी और के लिए काम करना एज कंपेयर टू खुद के लिए काम करना, जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है आपकी मेंटालिटी में, आपके एटीट्यूड में। एंड देयरफॉर यूजुअली टू एनकरेज द एम्प्लॉयज वी गिव देम द शेयर्स। तो इनको कहते हैं एम्प्लॉय मेंबर्स। एम्प्लॉय, इनको भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे ये जो शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं ना, इसका पर्पस और रीजनिंग टोटली कुछ और है, इसलिए हमने इनको 200 की गिनती में नहीं गिना है। और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर ऑल्सो नॉट काउंटेड। एक्स एम्प्लॉय मेंबर, एक्स, ये वर्ड समझता है आपको? एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब क्या?
जो छोड़ के चले गया है। अरे हाँ है ना, यहां पे एक्स इस वर्ड को मैंने किसके आगे लगाया, एम्प्लॉय के मेंबर के? मतलब आज ये बंदा हमारा एम्प्लॉय नहीं, बट वो मेंबर अभी भी है। बट मेंबर तो वो तभी बन गया था जब वो एम्प्लॉय था। आज वो एम्प्लॉय नहीं है, बट ही कंटिन्यूज टू होल्ड द शेयर्स, बट वी विल स्टिल नॉट काउंट हिम इन दिस नंबर ऑफ 200. वी विल स्टिल नॉट काउंट हिम इन द नंबर ऑफ 200. तो बताओ 200 की गिनती में आप किसको किसको काउंट नहीं कर रहे हो? पहली बात तो जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज, एंड देन employee members and ex-employee members are not counted. Next, there is a restriction. Restriction on what? On the right to transfer the shares. Restriction लिखा है कि prohibition लिखा है? मतलब कि आप shares transfer कर सकते हो, but there will be certain terms and conditions attached. जैसे कि घर में रूल है, restriction है कि आप 10 बजे तक ही बाहर घूम सकते हो. After that, you will not be allowed to roam outside. बट दिस इज जस्ट अ रिस्ट्रिक्शन, इट्स नॉट अ प्रोहिबिशन. कुछ स्पेशल ओकेजन जैसे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, उस टाइम पे मम्मी पापा फिर बोलते हैं ठीक है यार 12 बजे सेलिब्रेट करके 1 बजे तक भी आए तो भी चलेगा. तो दिस इज नॉट अ प्रोहिबिशन, दिस इज व्हाट? रिस्ट्रिक्शन. समझ में आ रहा है डिफरेंस? बिट प्रोहिबिशन मतलब कंप्लीट बैन, फॉरबिड होना, बट यहां पे प्रोहिबिशन नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? रिस्ट्रिक्शन. तो क्या प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के बाद. मैंने कुछ दिन पहले आपको एक हल्की सी झलक भी दी थी. एक बहुत फेमस प्राइवेट कंपनी है, सुना आपने नाम? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. ये देखो, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. फ्लिपकार्ट is it a private company or a public company? It's an e-commerce company which is based in Bangalore, and this company was incorporated 16 years ago by two people, Sachin Bansal and Binny Bansal. They were good friends, और 50% स्टेक लेकर दोनों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया. अच्छा चलो एक काम करो, एक इनकी कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सुन लो आप, उसके बाद हम चर्चा करेंगे फ्लिपकार्ट की कहानी. आज की कहानी है देश के 2 युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली. देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं. मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी. हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में. पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. उसके बाद सचिन ने टेकस्पेंड नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की. कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया. करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया. शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं. जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी. शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया. इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे. 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को भी और आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एएसएल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया
और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 की शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावनी ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया, जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन की सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। मतलब वॉलमार्ट ने क्या कुछ स्टेक खरीदा है फ्लिपकार्ट में? मतलब क्या सचिन और बिन्नी बंसल ने अपना स्टेक किसी और को बेचा है? मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं? प्रोहिबिशन नहीं है, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। उन्हें आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे सचिन और बिन्नी बंसल ने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी तब दोनों का भी स्टेक 50% था। करंट ओनर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, करंट ओनर्स के बदले होल्डिंग कर सकते हैं आप। ये देखो, अब अगर आप ये पूरा चार्ट देखते हो, जब 2007 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, सचिन बंसल 50% स्टेक, बिन्नी बंसल 50% स्टेक। आज के एग्जिस्टिंग होल्डिंग में सचिन बंसल का तो स्टेक ही नहीं है फ्लिपकार्ट में। मतलब क्या सचिन बंसल ने अपने सारे शेयर्स किसी और को बेच दिए हैं? इनफैक्ट बिन्नी बंसल का भी स्टेक सिर्फ 2.4%। अगर आप देखोगे ये सारे इन्वेस्टर्स है, टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल, वॉलमार्ट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट, एसएल, ये सॉफ्ट बैंक ग्रुप, इन सब लोगों ने फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में स्टेक खरीदा है। स्टेक खरीदने के लिए क्या एग्जिस्टिंग लोगों को स्टेक बेचना भी पड़ता है? मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है? तो देखो, शब्दों से आपको बहुत ध्यान रखना है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और लास्ट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब यहां पे हमने बैन की बात की है। प्रोहिबिट मतलब फॉरबिड करना, कंप्लीट बैन। यू आर प्रोहिबिटेड ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते। कभी आपने सुना है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ आया है? एसपीसी का आईपीओ आया है? सुना है कभी? आ भी नहीं सकता। जब तक कंपनी प्राइवेट है तब तक वो पब्लिक इश्यू के लिए नहीं जा सकती है। बट क्या आपने सुना है रिलायंस पावर का आईपीओ, नाइका का आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ, जोमैटो का आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ? पिछले साल ही आया था या नहीं आया था? तो ये सारी कंपनीज कैसी है? पब्लिक कंपनीज है। प्राइवेट कंपनीज आईपीओ के लिए नहीं जा सकती। तो मतलब इन शॉर्ट, जो एलआरपी नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी। मतलब क्या पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? अरे बोलो ना। पब्लिक कंपनी में क्या शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल? और पब्लिक कंपनी कोई प्रोहिबिशन नहीं रखता जनता के पास जाने के लिए। मतलब क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है? देखो, पब्लिक कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो
पब्लिक कंपनी है, बराबर ना? जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक है। और प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? जिसके आर्टिकल्स में क्या है? LRP। एल किस बारे में बात कर रहा है? लिमिटेशन ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर्स। अप टू हाउ मच? 200। 200 की गिनती में जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज वन, एंड एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। आर किस लिए? Restriction on what? The right to transfer its shares, and prohibition on making an invitation to the public. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है? पब्लिक है। मतलब क्या पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? और क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है? पब्लिक कंपनी के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? प्राइवेट का तो मैंने एग्जांपल दिया, नाम में लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये देखो, रिलायंस का टाइप क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। फ्लिपकार्ट कैसी कंपनी थी? ये देखो यहां पे लिखा है, इसका टाइप लिखा होगा कहीं है? अच्छा ठीक है, तो नाम में से समझ जाएगा। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। या तो फिर इन्फोसिस के बारे में कभी सुना है? नारायण मूर्ति, यस। सो इन्फोसिस लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। इन्फोसिस इज अ सो बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में, कुछ प्राइवेट कुछ पब्लिक। प्राइवेट एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड और SPC प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ प्राइवेट कंपनीज के एग्जांपल्स है। एनीवन फ्रॉम नागपुर? हाँ देखो, आपने नागपुर का एक सुना होगा, हल्दीराम, जो बेसिकली स्वीट्स और नमकीन्स बनाता है। ओके, हल्दीराम कैसी कैटेगरी की कंपनी है? इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कभी आपने सुना है हल्दीराम का IPO आया है? आप हो हल्दीराम के ओनर? मैं भी नहीं हूं। आप हो फ्लिपकार्ट के ओनर? मैं भी नहीं हूं। अनलेस एंड अनटिल वी हैव गुड कनेक्शन विद बिन्नी बंसल, ठीक है? बिकॉज इनके शेयर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है, जो चाहे जब चाहे शेयर्स नहीं खरीद सकता है, सिर्फ क्लोज्ड ग्रुप के पास ही शेयर्स होता है, और शेयर्स मिलते भी है आफ्टर कंप्लाइंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा पब्लिक कंपनी का नहीं है। जो इंसान चाहे रिलायंस के शेयर्स अभी मार्केट में 2300 रुपए दे के खरीद सकता है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो। समझ रहे हो आप बात को? अरे हाँ है ना? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक कंपनी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी और प्रैक्टिकली भी। ओके चलो आज के लिए बस इतना ही। आज कुछ लिखेंगे नहीं हम, कल जब आएंगे तो हम लिख भी लेंगे और बाकी रीडिंग और डिस्कशन भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय वर्चुअल किड्स।